हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू सीएमए फाइनल्स। सो हमारे साथ हैं अंजलि और प्रियांशी। ठीक है। सो अंजलि एंड प्रियांशी, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। आई माई सेल्फ रितिका राठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉस्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल्स. So as because you are now in the final, so let me introduce the subject to you. आपका CMA फाइनल का पेपर नंबर 16. पेपर नंबर 16 इज अबाउट SCM और QT, यानी कि जनरली इस सब्जेक्ट को आप बोलेंगे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक. सो योर पेपर नंबर 16 comprises of two portions, SCM and quantitative techniques, that is QT. यानी कि आपका 60 मार्क्स का वेटेज है SCM का और 40 मार्क्स का वेटेज है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज QT का. अब what is this SCM which I am going to teach you? This is strategic cost management. अब क्योंकि आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया तो वहां पे आपने दोनों सब्जेक्ट देखे थे, एक तो कॉस्ट और एक MA, दैट इज मैनेजमेंट. ये दोनों आपके यहां पे आने वाले हैं फिर से. यानी कि जो आप इंटर में कॉस्टिंग में पढ़ के आए हैं, जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12 में पढ़ के आए हैं, वो सभी यहाँ पे वापस रिपीट होगा. उसके अलावा कुछ एक ऐसे पोर्शंस हैं जो और ज्यादा इलाबोरेट किए जाएंगे. देखिए क्या फर्क है इंटर की कॉस्ट में और फाइनल की कॉस्ट में. अगर मैं टॉपिक के नाम लिखूंगी तो आप बोलेंगे मैम ये सब हम पढ़ के आए, तो फिर फर्क क्या हुआ. चलिए पहले आप मुझे यस और नो बताते जाना हर टॉपिक पे कि कौन से टॉपिक को आप जानते हो या नहीं जानते हो. ठीक है, सिर्फ जानना ना जानना ना, आना नहीं आना नहीं पूछ रही मैं. सबसे पहले बताइए, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आप लोग अवेयर हो क्या? Y is for yes. You may type Y. Are you aware with the topic marginal costing? Yes or no? Yes. Then standard costing. You are already aware about, क्योंकि आप दो दो जगह पढ़ के आते हैं, नोट इवन एक जगह, दो जगह पढ़ते हैं. उसके बाद में आप पढ़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, MA के अंदर पढ़ के आए थे. देन ABC कॉस्टिंग, आपका छोटा सा टॉपिक जो हुआ करता था पेपर नंबर 12 MA के अंदर. उसके अलावा यहां पे आएगा आपका जो सिमिलर है, दैट इज बजट से रिलेटेड थोड़ा सा हिस्सा. और कुछ न्यू टॉपिक्स, वो है टारगेट कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम टेक्निक, दैट इज JIT टेक्निक. आप ना इसको थ्योरेटिकल में तो पढ़ के आए थे, इवन आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया था JIT का थ्योरी का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमें इसके न्यूमेरिकल देखने. अब आपके मॉड्यूल में बटा हुआ है आपका पूरा बुक, जो आपका स्टडी मटेरियल है, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 इज प्रॉपरली थियोरेटिकल मॉड्यूल which comprises of 3-4 units, जिसके अंदर आपका सारा SCM का थ्योरी ही है. Then module 2 is also about theory,
Then module 3 is the most important module which comprises of 25 to 30 marks. इस मॉड्यूल 3 के हिस्से में आएंगे जो बड़े बड़े चैप्टर है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आएगा आपके रेलेवेंट कॉस्टिंग और एक आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद में आता है मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 4 में आएगा JIT एंड ABC एंड टारगेट, ये भी मिला के कुछ 15 से 20 नंबर का है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉड्यूल 5, इसके अंदर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। छोटा मतलब केवल एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का। इसके अलावा कुछ बैक फ्लश अकाउंटिंग और बेंचमार्किंग ऐसा कुछ है। अब देखिए हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 30 मार्क्स के MCQ तो आने ही वाले हैं। 30 मार्क्स के MCQ आएंगे, 70 मार्क्स का रिटन पेपर आएगा। तो मैम रिटन पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है MCQ का जिसमें 15 MCQ होते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो कि कितने MCQ SCM से आएंगे और कितने QT पोर्शन से आएंगे? ये QT वाला पोर्शन क्या है इसको थोड़ा सा बता के छोड़ देती हूँ आपको, बाकी तो आपको बाद में पता चल जाएगा। QT इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो आप OM में पढ़ के आए हो, पेपर नंबर आपका 9 हुआ करता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो आप उसमें पढ़ के आए उसी का एडवांस वर्जन है ये 40 मार्क्स का पोर्शन QT का। SCM के MCQs आपको देखने को मिलेंगे अराउंड 7 MCQs, ठीक है, 7 to 8 भी हो ही सकते हैं MCQs एंड बैलेंस MCQs विल बी ऑफ QT पोर्शन। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात भी करें तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आते हैं, कौन से? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अंदर भी हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 2, 3, 4 एंड 5 इतना तो फिक्स है SCM का ही पोर्शन रहने वाला है। क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा? क्योंकि इंटर में तो मुझे नहीं पता कि आपने किया है या नहीं किया है, बट आई कैन एश्योर यू कि CMA फाइनल के अंदर कम से कम आपका ये SCM तो प्रेडिक्टेबल है। मतलब मैं आपको पहले बता सकती हूँ कि कहाँ से एग्जैक्टली MCQ बनने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं रह जाता। इंटर में बच्चे को हम हर तरह से कॉस्टिंग पढ़ा देते हैं। आपको पेपर नंबर 8 में कॉस्ट पढ़ाई जाती है, फिर MA में बहुत डीप जाके कॉस्टिंग के कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला। और जो थ्योरी के शुरू के 2 चैप्टर है, क्या ये ऐसी थ्योरी है कि मैं आपको बोल के बताऊंगी और आपने लर्न करनी है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत यूनिक थियोरेटिकल चैप्टर्स है। अगर आप में से किसी को बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपका ऐसा कुछ है कि मेरे को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, सो लेट मी टेल यू, ये सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो आपसे कैंपस के टाइम पूछे जाते हैं वो सब मिला के इस पहले 2 मॉड्यूल से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है ये दोनों। इनको पढ़ते वक्त उतना ही मजा आएगा जैसे आपको लगेगा कि रियल में आप मार्केट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आप ही की खुद की कंपनी है, उस कंपनी की ग्रोथ आप किस तरह कराना चाहते हैं, मार्केट में एक्चुअल में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है इस काम के लिए। तो ये चैप्टर्स दिखने में थ्योरी है पर मैं कहूंगी प्रैक्टिकल है। मैं हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डालती हूँ, या तो थ्योरी जिसका मतलब टीचर ने बताया और आपने लगाना रट्टा उसके बाद, या होता है प्रैक्टिकल जिसके अंदर कुछ समझने को मिला, और या होता है न्यूमेरिकल जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर उठा के क्वेश्चन करने पड़े। तो आपके ये 2 चैप्टर मैंने देखने के लिए थ्योरी लिख दिया, बट दीज आर एक्चुअली प्रैक्टिकल। इसमें केस स्टडीज आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मैकडी का एक केस स्टडी है, डोमिनोज का एक केस स्टडी बनेगा कि कैसे उसने मार्केट में एंटर किया,
या नेटफ्लिक्स कैसे एकदम से मार्केट में आ गया और उसने इतना बड़ा मार्केट बना लिया अपना, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है पढ़ने के लिए। उसके बाद ये जो आपके बाकी के चैप्टर्स है, इनमें इंटरमीडिएट से क्या अलग है, तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इंटरमीडिएट से अलग कुछ नहीं है, लेकिन एडवांस थोड़ा सा ज्यादा आ गया। वहां आप पढ़ा करते थे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एमए के अंदर, जिसके अंदर आप तरह तरह के डिसीजन लिया करते थे। कैसे डिसीजन लेने होते थे कि भाई ये मशीन लूं या ये मशीन लूं, या फिर आप सोचा करते थे कि ये प्रोडक्ट बनाऊं या ये प्रोडक्ट बनाऊं, इस कस्टमर को सर्व करूं या एक्सपोर्ट कर दूं। ये सारे डिसीजंस जो है, मतलब मेरे पास तो सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज है, की फैक्टर है, कंस्ट्रेंट्स है, उसमें से बेस्ट कौन से प्रोडक्ट्स बनाना रहेगा, ये जो डिसीजन आप लेते थे पहले वही अब लेने हैं, बट थोड़े से कंप्लेक्सिटी लेवल विल बी देयर इन द क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन योर जर्नी। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अलग क्या पढ़ना है, क्योंकि इसके वेरिएंस तो चेंज हो ही नहीं सकते, दीज आर यूनिवर्सल। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला वहां पे ये था तो अब आप फाइनल में हो गए तो हम फॉर्मूले को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मटेरियल वेरिएंस विल बी द सेम, लेबर वेरिएंस भी सेम, वेरिएबल ओवरहेड भी सेम और फिक्स्ड ओवरहेड भी सेम, इवन सेल्स भी सेम। तो मैम बदला क्या? बदला ये कि अब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एप्लीकेशन सिखाई जाएगी। दूसरी चीज, आपने कुछ एक ऐसे वेरिएंस है जो पहले नहीं सीखे, ना ही उनके बारे में कभी सुना है, जिनको प्लानिंग वेरिएंस कहते हैं। वो इंटर में नहीं आते थे, वो नए हैं इसलिए वो अब आएंगे। रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट इंटर में होती है, बट सीरियसली हम करते नहीं है, क्योंकि वो कभी भी इंटरमीडिएट लेवल पे इंस्टीट्यूट ने पूछी नहीं थी। तो आपको वो भी बहुत डिटेल में सीखनी है यहाँ पे, यानी कि आप ऑलरेडी आधी सीढ़ियां चढ़े हो इस सब्जेक्ट की, केवल आधी ही हमें आप मिल करके साथ में चढ़ना है। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एक गोल कॉन्ग्रुएंस नाम का एक कंसेप्ट हुआ करता था, जिसका मतलब होता था कि हर एक डिवीजन का पूरी कंपनी के साथ गोल मैच हो। तो आप यहाँ पे क्या नया सीखेंगे, यहाँ आप नया ये सीखेंगे कि हम सबके भले की बात करेंगे। इंटर में हम डिवीजन के भले की बात करते थे सिर्फ, यहाँ हम पूरी कंपनी के भले की बात करेंगे एक साथ। देन व्हाट इज एबीसी कॉस्टिंग, ये तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे भी। एक होता था ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड, जिसमें हम ओवरहेड्स को बांटा करते थे लेबर के आवर्स के बेसिस पे। ये एबीसी कॉस्टिंग नया मेथड है, बहुत ही अच्छा तरीका ओवरहेड को बांटने का। आप कॉस्ट ड्राइवर्स को ढूंढो, उन ड्राइवर्स की हेल्प लेके कॉस्ट या एक्टिविटी के खर्चे को एलोकेट कर दो। ये एबीसी कॉस्टिंग में सीखा। व्हाट्स अबाउट टारगेट कॉस्टिंग, ये नया सुनने में लग रहा है, और अब आपका टारगेट भी फिक्स हो गया है, क्योंकि अब आपको अपना मंजिल नजर आने लगा है। जैसे आप सीए में इंटर में होते हैं, तब तो ऐसा होता है कि एक बार इंटर पास हो जाए उसके बाद सोचेंगे कि कब हम सीए में बन जाएंगे, पर अब आपको सीधा स्पष्ट अपना लक्ष्य नजर आ रहा है, दैट यू वांट टू गेट कॉन्वोकेटेड एज सून एज पॉसिबल। सो इसी तरीके से ना हर बिजनेसमैन का एक टारगेट होता है। उसका टारगेट ये है कि मैं कैसे भी करके अपनी कॉस्ट को कम कर दूं। बस आपको भी पता है मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो भी मैं अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती आज की डेट में, नहीं तो मार्केट मुझे बाहर फेंक देगा उठा के। तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, जिसके लिए आपको सिखाया जाता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन जैसी टेक्निक्स। तो ये हम सीखेंगे कैसे कॉस्टिंग को टारगेट अचीव करना है, यानी कैसे कॉस्ट का टारगेट अचीव करना है। उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके कॉस्ट के कंसेप्ट्स के दिमाग की बत्ती चला के रख देगा, रेलेवेंट कॉस्टिंग। इसके बारे में आपने आज तक कभी विचार नहीं किया। इंटर में जब भी हमें कॉस्ट निकालने को कहा, चलिए बताइए, आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती थी तो आप क्या करते थे, मतलब क्या बनाया करते थे जिससे आपको सारी कॉस्ट पता चल जाती थी? देखें, आपको पता है
अंजलि ने बताया कॉस्ट शीट बनाया करते थे। सही बता रहे हो अंजलि, लेकिन है ना यहाँ पे आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर में कॉस्ट शीट बनाने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप बोलोगे मैम ये कैसे, ये चीज हम जोड़ रहे हैं, ये चीज हम नहीं जोड़ रहे हैं। देखो रेलेवेंट शब्द का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है हमारे काम की, हमारे काम की चीज है वो रेलेवेंट है, बिना काम की चीज है वो इररेलेवेंट है। अब इस रेलेवेंट कॉस्टिंग के कंसेप्ट को हम लोग बीच में लेते हैं सिलेबस के, उस टाइम पे जब इसको करते हैं तब फाइनल लेवल के स्टूडेंट के दिमाग में सच में आता है कि अब हमने सच में कॉस्टिंग को रियल में जाना है। मतलब पहले तो हम सिर्फ रट्टा लगाए थे कॉस्ट शीट का कि कॉस्ट शीट में हम ये ऐड करेंगे और लास्ट में हमें आंसर मिल जाएगा। इस पॉइंट पे आपको फील होगा कि अब आप सीएमए की तरह डिसीजन लेने लगे। उसके बाद जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम के बारे में आपके सिलेबस में बिल्कुल ही थोड़ा सा टॉपिक आता है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद में बता देते हैं कि इस केस में क्या करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे न्यूमेरिकल, आप लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर पढ़ा था, याद है क्या थोड़ा बहुत भी? एक मटेरियल कॉस्टिंग वाला चैप्टर आता था आपके कॉस्ट में, पेपर नंबर 8 के अंदर, जिसके अंदर ईओक्यू का कॉन्सेप्ट होता था और आप ऐसा सोचते थे कि हमें कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी एक बार ऑर्डर करनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। ऐसा कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? 2 कॉलम बनाते थे, इतना डिस्काउंट, और ऐसे करके दोनों में से बताते थे कि कौन सा बढ़िया है, उस हिसाब से क्वांटिटी में ऑर्डर करना है। ठीक है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि क्या हमें वही पुराने वाला जो हम इंटर में सीखे थे वो टेक्निक अपनानी है या जस्ट इन टाइम टेक्निक अपनानी है। ये जो नई टेक्निक है इसको अपनाना है या पुराने वाली को अपनानी है। इसका पता कैसे लगता है? जिसमें कॉस्ट कम हम उसी को अपना लेंगे। तो इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह आएंगे। इसके बाद में कुछ 2 तरह के छोटे छोटे से चैप्टर है तो वो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ही, फिर भी अलग से लिख के बताती हूँ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ऐसा लग रहा है मैम ने बायोलॉजी का कोई वर्ड लिख दिया लाइफ साइकिल, बट यस दिस इज योर कॉस्टिंग, जो कहता है कि कोई भी एसेट जो है उसके पूरे लाइफ के दौरान, आपको पता ही है फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है, तो आपकी किसी भी एसेट की पूरी लाइफ के दौरान वो आपको क्या कमा कर देने वाली है, दैट इज उस पे कितना खर्चा लगने वाला है और वो रिटर्न कितना देने वाली है, ऐसी कॉस्टिंग को कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जब हम अपने घर के लिए फ्रिज भी लेकर आते हैं ना, तो भी हम ये देखते हैं कि ये वाला ज्यादा चलेगा, इसका इतना खर्चा बैठेगा, ये इतना रिटर्न देगा, या फिर दूसरे वाला ऐसा रहेगा, तो दोनों में से कंपेयर करके लाते हैं। तो आपको क्या लगता है बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए बड़ी बड़ी मशीनें या प्लांट ऐसे ही थोड़ी ले आता होगा? वो पहले करता है कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एंड द लास्ट बट ये भी छोटा ही है, इसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आप समझ ही गए, ऊपर एसेट की लाइफ साइकिल थी और ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट यानी कोई भी कंपनी मैदान में उतरने से पहले, यानी मैं कहूं मार्केट में उतरने से पहले डिसीजन लेती होगी कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, इतना लंबा चलेगा, 10 साल तक तो कोई मेरे प्रोडक्ट को हिला नहीं सकता। आपको लगता है कोई कंपनी ऐसा सोच के आती होगी? हमेशा सोचती है। जैसे पार्ले जी वाला जब आया होगा मार्केट में, तो क्या माइंडसेट से आया कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो बच्चों को इतना पसंद आएगा कि अगले 20 साल तक मेरा नामो निशान कोई मिटा नहीं पाएगा। तो उस 20 साल में वो प्रोडक्ट का खर्चा कितना लगने वाला है और मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है, इस कैलकुलेशन को कहते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग। ठीक है, जरूरी है अपनी जगह, क्योंकि आज तक हमने ये चीजें सोची नहीं थी, बट कोई भी बिजनेसमैन ये सारी बातें सोच कर ही मार्केट में एंटर करता है। कभी भी ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाते। क्या ये कंसेप्ट हमारे पापा को भी पता है जो बिजनेस कर रहे हैं? आप गौर करेंगे, अब उनकी बातों से आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में जो भी बिजनेस कर रहा है, भले ही उसके पास किसी भी तरह की डिग्री है या नहीं है,
पर उसको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से पता है, स्पेशली ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, JIT, टारगेट कॉस्टिंग, ये सब हर बिजनेसमैन को पता होता है। तो हमें क्या करना है, एक तरह से आपको बताऊं तो ये आपका जनरल कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं केवल आपको एक्सप्लोर करने में और हेल्प करने वाली, ताकि उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाए कि अगर आपके घर का भी कोई बिजनेस है तो आप उसमें अच्छे डिसीजंस में कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है ही। और दूसरी बात, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो, आप बनने वाले हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो देखिए, कंपनी भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी जिसमें भी आप प्लेस होंगे, दैट यू वेरी वेल नो हाउ टू मैनेज द कॉस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एकेडमिक अच्छे से सीखेंगे तो आप आराम से इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे और आगे भी फ्लाइंग कलर्स के साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाएंगे। ये तो हो गई बात आपके सिलेबस की और सब्जेक्ट का, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। होपफुली आप में एक्साइटमेंट जागी होगी कि हाँ, चाहे टॉपिक सेम हो पर नजरिया अलग होने वाला है पढ़ने का, क्योंकि अब हम CMA फाइनल में। ठीक है, अब सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस क्या रहेगा? सो आई विल बी टीचिंग यू विद द चैप्टर ABC कॉस्टिंग। ये आपके क्या होता है कि मुझे आपको इंटर से फाइनल में लेके जाना है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो सीधा उड़ा के ले जाऊं या फिर एक ब्रिज बना रखा है उस पे चले। तो जो टॉपिक्स आपको इनको कनेक्ट करते हैं आपस में, यानी जहां से आपने पेपर नंबर 12 में ABC पढ़ के छोड़ा, मैं आपको वहीं से पिकअप करती हूँ और फिर हम साथ में फाइनल की ओर जाएंगे। तो ABC कॉस्टिंग से हम शुरुआत करेंगे। पढ़ने का क्या मेथड रहता है मैम? देखिए, हर चैप्टर के मैं बनवाऊंगी नोट्स, जिसकी कॉपी आपको लास्ट डे तक अपने पास रखनी है, आपके बेहद काम आने वाली है। अच्छा, नोट्स में कुछ भर भर के लिखना है क्या? नहीं, मैक्सिमम 3 पेजेस के नोट्स होंगे हर चैप्टर के। उसके अंदर मैं वो लिखवाती हूँ जो आपको LDR में हेल्प करे ना। व्हाट इज LDR? दिस इज योर लास्ट डे रिविजन। हमारे पास तो अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बीच में गैप ही नहीं होता। इस बात का ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा ना कि हम डे 1 से ही मटेरियल ऐसा बनाए कि उसी कॉपी को देख के हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो वो कॉपी में मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी। उसके बाद मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्लास में इटसेल्फ ही सॉल्व करेंगे। फिर एक्स्ट्रा हम क्या पढ़ते हैं, देखिए ये एक बुक है आपकी, जिसको मैं जनरली बूस्टर बुक और क्वेश्चन बैंक कहती हूँ। दिस इज योर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर मैंने सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस छांट के, CA मॉड्यूल के छांट के, जहां से भी मुझे कुछ भी अच्छा मिला आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसको लिया है और उसके क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन इसमें डाला है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे, हमारे पास इनफ टाइम रहता है फाइनल के अंदर आराम से तैयारी करने का। तो ये इस तरीके से इसके क्वेश्चन है। अलॉन्ग विद दिस आंसर्स आर मेंशन्ड। तो हमें मॉड्यूल के साथ ये भी सॉल्व करना है। फिर MCQ में स्कोर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो MCQ के लिए आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर आपके बहुत सारे MCQ होंगे प्रैक्टिस के लिए, जो इसी क्वेश्चन बैंक के पीछे है। तो MCQ हम वहां से देखेंगे। उसके अलावा जब मैं पढ़ाती हूँ ना चैप्टर, मैं वहीं पे मार्क करवाती हूँ हर लाइन में कि यहाँ पे MCQ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अच्छा, मुझे कोई बता कर गया है क्या यहाँ MCQ बनता है? मुझे देखो किसी ने बताया नहीं है, पर मुझे पता है फिर भी। कैसे? क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस पेपर एनालिसिस करे, उनको देख के मुझे ये आइडिया है कि एग्जैक्ट MCQ बन कहाँ से सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपका कोई स्ट्रगल नहीं है, हर एक क्वेश्चन क्लास में होगा। आपके लिए बस एक ही प्रॉमिस करना है आपको मुझसे, वो ये कि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, जो जिस दिन क्लास में पढ़ाया, उस दिन घर जाके मैं मानती हूँ 1 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए केवल 15 से 20 मिनट लगेगी।
आपको बस उसको मन मन में रिवाइज करना है कि हाँ एक तो ये टॉपिक पढ़ाया था, एक ये पढ़ाया था, ये कुछ इस तरह से था। अगर किसी दिन कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं खुद कहती हूँ कि एक बार आप इसको घर पे बिना आंसर देखे लिखे। अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि फाइनल लेवल पे आपकी इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप और कई चीजें बीच में आती है, तो थोड़ा सा स्टडी ट्रैक से ना हटे। इसलिए मेक श्योर कि देखो ब्रेन है ना, आपने आपके साथ में भी अभी हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर अगर आप कभी किसी फाइल पे काम कर रहे हो कंप्यूटर में और सेव करना भूल गए, कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद अगले दिन वो फाइल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतना बता दो यस और नो। आपने सेव भी नहीं किया और कंप्यूटर शट डाउन हो चुका है, चलो पहले ये बताओ मिलेगा क्या फाइल वो? हमारे दिमाग में भी एक हार्ड डिस्क है जिसमें हमें सेव करना पड़ता है, जो हम डेली पढ़ते हैं उसको माइंड में सेव कर देंगे ना। रिसेंटली वर्कड में आ जाता है मैम, नहीं वो सेव नहीं होता अगर आपने ऑटो सेव पे क्लिक नहीं किया हुआ हो तो। सपोज लाइट चलेगी, एमएस वर्ड पे आपने पूरा काम किया और ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन नहीं है, आपको वो फाइल नहीं मिल सकती। हाँ, अब ऑटो सेव ऑन करना है, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि डेली आपने ऑटोमेटिक रिवाइज करना है और उसको माइंड में सेव करना है। आई कैन गारंटी कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, लगेगा ही नहीं कि आप फाइनल की पढ़ाई कर रहे हो या किसी तरह का बर्डन आपके ऊपर है। बस इतनी सी चीज है, जब मैं खुद सारे क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप बस डेली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास में जो भी कॉपी है आप उसी को खोल के, हम आज थोड़ा सा अच्छा वार है, बुधवार है गणेश जी का, तो शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा कॉपी में लिख देंगे ना तो ऐसा रहेगा कि आपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको कौन सा चैप्टर स्टार्टिंग में कराने वाली हूँ। दैट इज योर एबीसी कॉस्टिंग, और फाइनल लेवल पे थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, इसका नाम हो गया एबीसी कॉस्ट मैनेजमेंट। सो थोड़ा बहुत लिखवाऊंगी, थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा मेरे साथ में। योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4.1। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स और पेन ले आइए। उसके बाद इसको नोट डाउन करते हुए थोड़ा थोड़ा समझ के चलेंगे। वैसे इंट्रो क्लास में मैं कभी टॉपिक स्टार्ट करवाती ही नहीं हूँ, पर ये वैसे भी थोड़ा ही टॉपिक है और बीच में फेस्टिवल भी आएगा, तो एक बार शुरू कर देते हैं। हाँ, आपको अगर सब्जेक्ट के बारे में या मेरे बारे में अभी कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू आंसर। अच्छा, आप लोग लिखने के लिए रेडी हो जाए ना, तो एक बार यस टाइप कर दीजिएगा सो दैट हम इस पे चर्चा करना स्टार्ट कर सकें। यस, ओके, बोथ आर रेडी। चले लिखिए। सबसे पहली बात, ये एबीसी कॉस्ट मैनेजमेंट दुनिया में क्यों आया? अच्छा खासा तो कॉस्ट शीट से काम चल रहा था। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ट्रेडिशनली हम हमेशा यही बात लिखेंगे कि कोई भी चैप्टर आया क्यों। तो ट्रेडिशनली ओवरहेड्स आर अलोकेटेड या रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 रिकवरी रेट्स। यस, पुराने टाइम में जब हमें ओवरहेड इंटर में सिखाया गया था तो उसमें ऐसा ही था कि ज्यादातर केस में ओवरहेड की रिकवरी या तो लेबर आर पे हो जाती थी या मशीन आर पे हो जाती थी। ठीक है, लेकिन व्हाट्स न्यू इन दिस एबीसी कॉस्टिंग? सो नाउ अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, लिखते रहिए साथ में, सेम ही है ये, overheads are allocated या recovered on the basis of so many different recovery rates। इतने सारे कि मैं एग्जाम्पल भी नहीं लिख सकती यहाँ पे, इतने ज्यादा रेट्स होते हैं, क्योंकि ये रेट्स आपके हर एक एक्टिविटी के लिए अलग है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे कॉमन नहीं है कि बस लेबर आर मतलब लेबर आर, नहीं। यहाँ पे पैकिंग है तो उसके बेसिस पे, डिलीवरी है तो उसके बेसिस पे, अनलिमिटेड बेसिस आर देयर। तो मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है। और कब यूज किया जाता है या सुटेबल कब है एबीसी कॉस्टिंग को यूज करना? इट इज यूज्ड व्हेन कंपनी मैन्युफैक्चर्स
मोर देन वन प्रोडक्ट और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ज्यादातर केस में, क्योंकि क्या है, कहने को तो ये नया मेथड है, पर एक समस्या है। वो समस्या ये है कि बिजनेसमैन तो बहुत ही छोटा सा बिजनेस कर रहा है, एक छोटी सी दुकान लगा के बैठा है, वो थोड़ी एबीसी कॉस्टिंग जैसी हार्ड टेक्निक को फॉलो कर सकता है, वो तो पुराने टाइम पे ही चलेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके लिए सूटेबली कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हेल्प उसको चाहिए एबीसी कॉस्टिंग की। तो ये आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन के तौर पे नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा ट्रेडिशनली से लेके प्रोडक्ट्स तक। जब आप नोट डाउन कर लें तब आप बता सकते हैं। आई विल स्क्रॉल द स्क्रीन। So have you done with this or are still writing? Yes, done. Okay. Now, here are the steps. एंड इससे ज्यादा मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ स्टेप्स और लिखेंगे कि एक्चुअली एबीसी कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या फिर कहूं तो रियल लाइफ में भी एबीसी कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। इसके स्टेप्स फिक्स है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज ढूंढेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी किस तरह की हो सकती है? तो एक्टिविटी होगी, सपोज करो कि आप डोमिनोज वाले हैं, तो आपके एक तो होगा कि आपका पिज्जा जो है वो बन रहा है, एक एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी वो पैक हो रहा है। तीसरी वो डिलीवर हो रहा है। उसके बीच में कोई क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए लग रखा है, कोई सुपरविजन के लिए लग रखा है, बिजली लग रही है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्टिविटी में आएगी, और ये सब खर्चा किसी ना किसी बेसिस के वजह से होता है। जैसे आप डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी का खर्चा ज्यादा कब आएगा, जब नंबर ऑफ डिलीवरी ज्यादा होगी। यानी कि कॉस्ट ड्राइवर कौन है, नंबर ऑफ डिलीवरीज। मैम इसे कॉस्ट ड्राइवर ही क्यों कहते हैं, इसको कॉस्ट ड्राइवर पता है क्यों कहते हैं? ड्राइवर मतलब जो किसी चीज को उसकी जगह से हिलाने की क्षमता रखता हो, ड्राइव कर सकता हो, चाहे आगे चाहे पीछे। अगर नंबर ऑफ डिलीवरीज कम हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, नंबर ऑफ डिलीवरीज ज्यादा हो जाती है तो डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। यानी कि वाकई में इसमें वो दम है जो डिलीवरी कॉस्ट को ऊपर या नीचे कर दे। सो कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपने एक्टिविटी देखी, फिर आपने देखा उस एक्टिविटी पे होने वाला टोटल खर्चा कितना है। अगर मैं मेरे ही एग्जांपल में जाऊं तो मैंने सबसे पहले देखा कि डिलीवरी करना एक एक्टिविटी है। दूसरे नंबर पे मैंने देखा कि डिलीवरी करने का खर्चा 1,00,000 रुपए का आ रहा है। तीसरे नंबर पे मुझे कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज नंबर ऑफ डिलीवरी हेयर। तीनों चीजें समझ आ गई। नंबर ऑफ डिलीवरी इज द कॉस्ट ड्राइवर। टोटल खर्चा मैंने आपको बताया 1,00,000 का। अब ये 1,00,000 का खर्चा जो हुआ है वो 20 डिलीवरी पे है, तो मुझे पर डिलीवरी रेट चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो देखिए 1,00,000 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द रेट दैट इज एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट। ये रेट क्या बनेगा, पर डिलीवरी कितना हो रहा है, पर डिलीवरी इट विल बी
रुपीज 500, सही है। उसके बाद आगे क्या करेंगे? आगे आप करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे डिलीवरी, तो पिज्जा की भी होगी, केक की भी होगी, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे इसे अलोकेट कर देंगे। यानी कि प्रोसेस क्या रहा? एक्टिविटी का पता लगाओ, टोटल खर्चे का पता लगाओ, कॉस्ट ड्राइवर का पता लगाओ, रेट का पता लगाओ और उसको आखिर में बांट दो। तो ये स्टेप्स भी नोट डाउन कर लीजिए सारे। एग्जाम्पल में नोट डाउन नहीं करा रही। अच्छा, 1 लाख का खर्चा कितनी डिलीवरी का था? 20 डिलीवरी, इट वॉज 5000, राइट, नॉट 500। अगर एग्जाम्पल साइड में लिखना है तो लिख सकते हैं, डिलीवरी कॉस्ट 1 लाख, नंबर ऑफ डिलीवरी 20, रेट विल बी ₹5000 पर डिलीवरी। बस। जैसे आपको पता चला कि डिलीवरी कॉस्ट का ड्राइवर है नंबर ऑफ डिलीवरी, क्या वैसे ही आपको किसी भी कॉस्ट का ड्राइवर पता चल सकता है या फिर मुझे बताना पड़ेगा? देखो, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड है, लेकिन फिर भी आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चंस है उनका क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि उसमें कौन कौन से ड्राइवर किस किस खर्चे के लिए है, वो तो मैं आपको नोट करवाऊंगी, पर वहां पे आपको अगर कुछ नया मिल जाता है तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आप बखूबी कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर इंस्पेक्शन का खर्चा है, इंस्पेक्शन का खर्चा है तो आपके हिसाब से उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए? सोच के बताइए। अगर कुछ नहीं भी दिया है कि कॉस्ट ड्राइवर एक्चुअल में क्या है, तो इंस्पेक्शन के खर्चे का कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? हाँ जी, एनी आंसर अबाउट दिस इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस? इंस्पेक्शन के एक्सपेंसेस का कॉस्ट ड्राइवर है मैम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है इसका कॉस्ट ड्राइवर। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीन के खर्चे का कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए, मशीन एक्सपेंसेस का कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे मैम ये होना चाहिए मशीन आवर्स। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से है ये आपके कॉस्ट ड्राइवर्स, जिनका पता लगाना बहुत आसान है। अगर ये स्टेप्स नोट डाउन हो गए हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एबीसी का कॉस्ट क्वेश्चन जो है वो हर बार आएगा या नहीं आएगा, पहले तो इतना बता दो हमें। ये भी बात सही है भाई, चैप्टर कराने से पहले इतना तो बता दो कि इसका क्वेश्चन हर बार आता है क्या। नाउ डेज इट इज मोस्ट पॉपुलर कि एबीसी का क्वेश्चन आ जाता है। पहले के टाइम पे एबीसी की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं थी, पर अब ऐसा है क्योंकि 7 मार्क्स में मोस्ट कंपैटिबल क्वेश्चन इसी चैप्टर का बनता है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव तरीके से आ रहा है। और इवन दिस विल बी बोनस फॉर यू गाइस अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्टेप वाइज मार्किंग के अंदर आपको सबसे ज्यादा फायदा इसी चैप्टर में है। आपका अमाउंट जो है, जिसका ड्राइवर सही पता लगा लिया उसका तो अमाउंट गलत आएगा ही नहीं, और इन केस किसी एक आधे के ड्राइवर में कंफ्यूजन रह भी जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कैसे? वैसे ही जैसे मैंने शुरू में पूछा था कि किसी भी प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट बतानी है,
पूरी कॉस्ट बताने के लिए मटेरियल जोड़ेंगे, मटेरियल में लेबर जोड़ेंगे, लेबर में ओवरहेड जोड़ेंगे। ओवरहेड की अमाउंट आपको कौन बताएगा? ये एबीसी के स्टेप्स बताएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। ये स्टेप्स आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ओवरहेड आप उसमें जोड़ेंगे, और जैसे ही आप सब चीजों को जोड़ देते हैं आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो दिस वाज about your introduction of ABC chapter along with your introduction for CMA final SCM, your paper number 16. So अगर आपको यहाँ तक आप नोट कर चुके हैं तो बता दीजिएगा, और इसके अलावा अभी इतने से कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछना है तो बता दीजिए। Yes, any doubt? No. Okay, then that's it for today. Thank you so much.